अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नया कोर्स डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर, शॉर्ट स्टोरी एंड पोइट्री। कोड है इसका ENG401। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि अगले पर्सन को भी आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ उसने मिसिंग की है। ठीक है, या किस तरह से वो और बेहतर तरीके से समझा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कोर्स है वो लिटरेचर से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग शुरू के चैप्टर्स में लेसन नंबर 1 में जिस तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लिटरेचर का, लिटरेचर होता क्या है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, प्रोज क्या होता है, एसेस क्या होते हैं, प्लेस क्या होते हैं, नॉवेल्स क्या होते हैं, क्योंकि लिटरेचर में यही सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। ठीक है, फिर हम डिफरेंट जो स्टोरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टोरी कौन से राइटर ने लिखी और राइटर का कहने का क्या मकसद है, वो क्या शो करना चाहता है हमें अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले लेसन की तरफ आते हैं जो है इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। अब सबसे पहले लिटरेचर की डेफिनेशन आपको शो की गई है कि लिटरेचर होता क्या है। ठीक है, रिटन वर्क्स फॉर एग्जांपल फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा एंड क्रिटिसिज्म दैट आर रिकग्नाइज्ड एज हैविंग इम्पॉर्टेंट और परमानेंट आर्टिस्टिक वैल्यू आर रेफर्ड टू एज लिटरेचर। अब लिटरेचर अगर मैं आपको उर्दू में कहूँ या अपने कॉन्सेप्ट से बताना चाहूँ तो लिटरेचर जो है वो आपकी इमिटेशन है। ठीक है, आपका जो यानी कि आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, इन द फॉर्म ऑफ नॉवल, इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, वो सारी इन चीज़ों के थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के लिटरेचर में आपको जो है वो राइटर मिल जाते हैं। ठीक है, जो ओल्ड पीरियड से भी बिलोंग करते हैं, जो मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हैं, हर पीरियड में हमें राइटर देखने को मिलते हैं लिटरेचर में, जो अपना अपना जो सोसाइटी है, अपना कल्चर है, अपना पीरियड है, उसको शो कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके सोसाइटी के, उस कल्चर के या उस पीरियड के लोगों को जो है ना वो अपने वर्क में शो कर रहे होते हैं। अब हम जिस तरह से डिफरेंट वर्क्स पढ़ेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आने लगेगी कि किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सोसाइटी से रिलेटेड वो एक्सप्रेस कर रहा है हमें राइटर। किसी में हमें जो है ना वो कल्चर से रिलेटेड बताया जा रहा है, किसी में कुछ थीम है, किसी में कुछ थीम है। तो ये सारी चीज़ें एनीवेज बात की हैं। लिटरेचर जो है वो आपका रिटन वर्क है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आपका रिटन वर्क है। फॉर एग्जांपल जैसे फिक्शन है, ये भी रिटन वर्क है। पोइट्री है, जिस तरह से आपने पोएम्स वगैरह पढ़ी होंगी डिफरेंट राइटर के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से पोएम्स जो हैं वो लिखी जाती हैं और पोइट हमें क्या कहना चाहता है उन पोएम्स के थ्रू। ठीक है, ड्रामा है जो हम लोग टेलीविज़न पे देखते हैं। क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म क्या होता है कि हम हर जो राइटर है वो हमें गुड और बैड एक्सपेक्ट्स बता रहा होता है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिटरेचर में हमें रिटन वर्क के थ्रू देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। लिटरेचर पर हैव स्टार्टेड विद मैन डिस्कवरिंग हिज एबिलिटी टू क्रिएट। अब इसमें हमें लिटरेचर में एक मैन, एक पर्सन जो है वो अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स दिखाता है। ठीक है, एक नई चीज़ को डिस्कवर करके हमें वो बताने की कोशिश करता है। व्हेन दिस हैपेंड he realized that he could not only express his emotions in writing but in the process convey messages of importance to society carefully hidden in beautiful words। तो बेसिकली वो अपने एक्सप्रेशंस को शो, अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहा होता, उसके साथ साथ यानी कि वो इमोशंस भी शो कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसे इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि वो अपने किसी वर्क में आप देखोगे कि राइटर के अपने इमोशंस होते हैं, अपने इमोशंस के थ्रू वो एक चीज़ को जो है ना वो एलैबोरेट कर रहा होता है। ठीक है, किसी में वो अपनी लाइफ स्टोरी की बात कर रहा होता है, किसी में वो कल्चर के ऊपर बता रहा होता है, सोसाइटी की इंपॉर्टेंस को बता रहा होता है। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर जो है ना डिफरेंट राइटर ने वर्क हैं। आप वहाँ से गूगल से देख सकते हो कि कौन सा राइटर जो है वो किस वर्क से रिलेटेड काम करता है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है ना वो लिटरेचर में मिल जाती है। एवरी पीस ऑफ राइटिंग इज़ नॉट लिटरेचर। हर एक पीस जो आप देखते हो, राइटिंग देखते हो, वो लिटरेचर नहीं है। ठीक है, तो लिटरेचर का क्या डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है,
उसकी इमिटेट करते हो, उसको अपने माइंड में स्टोर करते हो और उसके बाद उसकी इमिटेशन करके आप राइटिंग करना शुरू हो जाते हो। ठीक है, वो जो चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की थी, जो चीज़ आपको अच्छी लगी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बटरफ्लाई जो है वो फूल पे बैठती हुई अच्छी लगी, तो आपने उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको ब्रेन में स्टॉर्म किया, ठीक है, स्टोर किया। उसके बाद आपने क्या किया, इमिटेशन की। ठीक है, आपने पोइम लिखना बैठ गए, आपने पोइट्री लिख ली उस पूरी बटरफ्लाई की कि किस तरह से वो ब्यूटीफुल है और किस तरह से वो जो है ना वो फ्लावर पे आके बैठती है और फ्लावर कितने इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये नेचर की जो खूबसूरती है उसको हाईलाइट थीम कर रहा होता है बेसिकली। तो इसी तरह से हम किसी चीज़ को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद उसको अपनी राइटिंग में लिखना शुरू हो जाते हैं, वो लिटरेचर है। ठीक है, अब लिटरेचर इंक्लूड्स बोथ रिटन एंड स्पोकन मटेरियल। अब इसमें हमें रिटन भी मटेरियल मिल जाता है और स्पोकन भी मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें जो है ना वो वर्क मिल जाते हैं, पोइट्री मिल जाती है, ड्रामा, प्रोज, नावल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें लिटरेचर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट पे अगर आप देखो तो उन्होंने लिटरेचर को आर्ट के साथ जो है ना वो कंपेयर किया है कि लिटरेचर इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू आर्ट। जिस तरह से आर्ट होती है, जिस तरह से पेंटिंग करता है एक पर्सन, वो क्या कर रहा होता है बेसिकली एक चीज़, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल के टाइम में एक इंसानों की भी वो ना पिक्चर को पेंट कर रहे होते हैं लोग। तो इसी तरह से वो क्या करता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है, उसको एक पेंटिंग की जो है ना वो शक्ल दे रहा होता है। ठीक है, एग्जैक्टली इतना एग्जैक्ट नहीं बना पाता, लेकिन वो ऐसा ही लगता है जैसे वो वही पर्सन है, ठीक है, जिसकी उसने पेंटिंग बनाई है। तो लिटरेचर भी यही चीज़ है कि आप किसी चीज़ की इमिटेशन करते हो, वो एग्जैक्टली उस तरह से तो नहीं हो पाती है, लेकिन उसमें डिफरेंट चीज़ें चेंज हो पाती हैं, चेंज हो जाती हैं, या फिर इधर से उधर थोड़ा बहुत जो है ना वो रियलिटी होती है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे जो है वो आर्ट के साथ कंपेयर किया। उसके बाद अ नॉवल इज़ नॉट एन इमिटेशन और एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लाइफ एज वी लिव इट। इट इज़ रेदर अ सेलेक्शन ऑफ करेक्टर्स एंड इवेंट ड्रॉन फ्रॉम राइट रीडिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली जो नॉवल है वो इमिटेशन नहीं है, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ठीक है, वो क्या है, उसमें हमें करेक्टर्स मिलते हैं, इवेंट्स मिलते हैं। ठीक है, जो हर चीज़ को शो कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस को कोई पर्सन शो कर रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है, कोई रीडिंग। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक अपना पर्पस है। ठीक है, तो लिटरेचर का जो पर्पस है वो मैंने आपको बता दिया कि उसका क्या मतलब है। आई होप कि यहाँ तक आपको लिटरेचर क्लियर हो गया होगा। सम ऑफ द मेजर जॉनराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आर एज अंडर। अब कुछ जो जॉनराज हैं वो आपको लिटरेचर के बताए हैं। एक पोइट्री है, एक ड्रामा है, नावल है, प्रोज है। अब वन बाय वन करके इनको डिटेल में जो है ना वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाती है पोइट्री। अब पोइट्री क्या है, द टर्म पोइट्री इज़ हार्ड टू डिफाइन बट वी कैन से दैट पोइट्री इज़ एन इमेजिनेटिव अवेयरनेस ऑफ एन एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सप्रेस थ्रू मीनिंग, साउंड, रिथमिक लैंग्वेज एंड इवॉक्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स। तो पोइट्री क्या है, बेसिकली पोइट्री कहा जाता है कि वो आपकी यानी कि इतनी इमेजिनेशन है। ठीक है, इमेजिनेशन है, एक पर्सन की इमेजिनेशन है, जो राइटर इमेजिन कर रहा है किसी चीज़ को देख के। ठीक है, वो अपनी जो राइटिंग कर रहा है, अपनी राइटिंग में उसको जो है ना वो शो कर रहा है, लेकिन वो क्लियर वर्ड्स में उसको शो नहीं कर रहा। ठीक है, हर पर्सन के लिए ये हार्ड है। ठीक है, अगर आप कोई पोइट्री पढ़ते हो, कोई पोएम पढ़ते हो, उसमें आपने देखा होगा कि कितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे होते। ठीक है, अगर उनके मीनिंग हमें समझ आ जाए, लेकिन हमें जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ नहीं आ पाता, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ना डीप उसको जो है ना वो पढ़ना पड़ता है, क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है, फिर जाके हमें जो है ना समझ आता है कि पोएम लिखने का क्या पर्पज़ है, क्या मीनिंग है, राइटर का क्या, राइटर जो है वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो पोइट्री जो है वो हार्ड है। ठीक है, मुश्किल है कि वो हर किसी को समझ आ सके। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके राइटर के इमेजिनेटिव अवेयरनेस होती है, एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ का। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है मीनिंग्स के थ्रू, साउंड्स के थ्रू। ठीक है, राइम स्कीम्स उसमें यूज़ हो रही होती हैं, मीटर्स उसमें यूज़ हो रहे होते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो है ना वो उसमें यूज़ की जाती हैं, और फिर जाके पोएम जो है ना वो लास्ट ख़त्म होती है। ठीक है, तो पोइट्री जो है वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रोज। अब प्रोज क्या है, ठीक है, प्रोज एनी रिटन वर्क दैट फॉलोज अ बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर।
बेसिकली जो प्रोज़ है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि पोइट्री जो है वो हार्ड है उसको डिफ़ाइन करना या उसको जो है ना समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है पोइट्री को। लेकिन अगर प्रोज़ की बात की जाए तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें राइटर एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है, या फिर जो स्टोरी है, जो पर्पस है उसका लिखने का, वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली समझ में आ रहा होता है, ठीक है। जो प्रोज़ है वो आपने याद रखना है कि वो ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर उसको रीड करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा मीनिंग, ठीक है। लेकिन जो पोइट्री है वो डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें राइटर जो है वो मीटर्स को यूज़ कर रहा होता है, राइमिंग स्कीम्स को यूज़ कर रहा होता है, डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके फिर पोइम बना रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा क्या है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ से भी पढ़ोगे, यहाँ नोट्स जो आपके पास प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ से भी आप पढ़ोगे तो आपको इजीली जो है ना इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा क्या है? जॉनरा, स्टाइल ऑफ राइटिंग। इट इज़ अ प्ले दैट कैन बी परफॉर्म्ड फॉर थिएटर, रेडियो और इवन टेलीविज़न। अब ड्रामा क्या है? जो करेक्टर्स जो आप देख रहे होते हो टेलीविज़न पे, ठीक है, ये परफॉर्म किया जा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ प्ले, थिएटर में, ठीक है, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, ठीक है। आपको इन जगहों पे जो है ना, इन प्लेसेस पे ड्रामा देखने को मिलता है और ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये लिखा नहीं जाता, ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब रिटन मटेरियल, यानी कि जो रिटन मटेरियल है आपको उसका स्क्रिप्ट जिसको आप कहते हो, ठीक है, उस आपने देखा होगा कि एक्टर्स जो होते हैं ड्रामा में जो काम कर रहे होते हैं उनको रिटन मटेरियल दिया जाता है, ठीक है, जिसमें सारा उनका स्क्रिप्ट लिखा होता है कि ड्रामे के फर्स्ट सीन में ऐसे होना है, आपने इस लाइन में ये बोलना है, इसके आगे आपने ये बोलना है। हर चीज़ जो है ना वो उस पर स्क्रिप्ट पे मेंशन होती है, ठीक है। उसको वो पढ़ते हैं लेकिन ऑडियंस उसको देख नहीं सकती है, ऑडियंस के सामने उसको परफॉर्म ही किया जाता है। लेकिन जो उसमें एक्टर्स होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उस स्क्रिप्ट को, उस रिटन मटेरियल को पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑडियंस उसको नहीं पढ़ सकते। ऑडियंस के लिए एक जो है ना सरप्राइजिंग होता है कि ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। तो ड्रामा जो है आई थिंक कि इसको आपको इतनी डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है वो पता होगा कि ड्रामा होता क्या है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉवल की तरफ। नॉवल क्या है? अच्छा, अब नॉवल जो है वो एक लेंथी मटेरियल है बेसिकली, ठीक है। आपने देखा होगा पूरी पूरी बुक्स के नॉवेल्स हैं, इतने सारे उसमें चैप्टर्स हैं, इतने सारे उसमें जो है ना वो लाइंस हैं, पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो नॉवल में ऐड किया जाता है, फिर जाके जो है वो नॉवल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक लेंथी मटेरियल है, सबसे पहले आपने ये याद रख लेना है, ठीक है। ऊपर से ये कॉम्प्लेक्स है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड्स, ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, ऐसी डिफ़िकल्ट इंग्लिश को ऐड किया होता है जिसको समझना जो है वो इम्पॉसिबल है, यानी कि उसको हर बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है। 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। अब ये लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, दैट शोज़ राइटर थॉट्स और इवन एक्सपीरियंस। अब इसमें हमें राइटर की थॉट्स मिल जाती हैं और इवन उसका अपना एक्सपीरियंस भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इवन इट इज़ रियलिटी बेस्ड, और ये रियलिटी बेस्ड होते हैं। जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा कि ड्रामाज जो हैं वो कुछ रियलिटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। आजकल के जैसे आप टीवी स्क्रीन्स पे देखते हो जो ड्रामाज होते हैं वो आपको रियलिटी बेस्ड लग रहे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप ही की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से नॉवल भी जो हैं वो रियलिटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ नॉवेल्स, कुछ फिल्म्स होती हैं उसी को ड्रामा में शिफ्ट किया होता है, ठीक है। या किसी नॉवल को, अगर आपने कोई नॉवल पढ़ा हो तो उस नॉवल को फिल्म की जो है ना वो तरह बना दिया गया होता है, ड्रामा की फॉर्म में उसको बना दिया गया होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है, ठीक है। बेसिकली शो ये करता है राइटर अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी थॉट्स, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक चीज़ से रिलेटेड, राइटर वो भी शो कर रहा होता है अपनी राइटिंग में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि नॉवल में बेसिकली आपकी सोसाइटी में चल क्या रहा है, कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि वो शो कर रहा होता है एक राइटर, ठीक है। तो जो चीज़ें जिससे आप भी एग्री करते हो,
ठीक है। उसके बाद वाई डू वी स्टडी लिटरेचर, क्यों हम लिटरेचर पढ़ते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके साथ डिस्कस किए हुए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिटरेचर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन आइडियाज़, बिलीव्स एंड सोसाइटीज़। अब लिटरेचर क्या हमें बताता है, ह्यूमन आइडियाज़ का बताता है, बिलीव्स का बताता है, सोसाइटीज़ का बताता है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसमें आपको जो सोसाइटी है आपकी उसके बारे में गाइड किया जाता है, आपके बिलीव्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। आपके ह्यूमन के, डिफरेंट ह्यूमंस के क्या आइडियाज़ हैं एक पॉइंट को लेके, उसको बताया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, लिटरेचर हेल्प्स अस टू डिस्कवर ऑर्डिनरी ह्यूमन वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। अब इसमें जो है वो लिटरेचर आपकी हेल्प करता है कि किस तरह से हमने ऑर्डिनरी जो ह्यूमन वेज हैं किस तरह से एक अंडरस्टैंड करना है अपनी लाइफ को, बेसिकली किस तरह से डिस्कवर करना है अपनी लाइफ को, ठीक है। वो लोग, अब आपने देखा होगा कि लिटरेचर में ओल्ड पीरियड में जैसे लोग थे उनका सारा जो है ना वो कंसेप्ट देखने को मिल जाता है हमें लिटरेचर में, ठीक है। मॉडर्न लोग किस तरह से थे, ठीक है, तो वो किस तरह से अपने सेल्फ डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट मिल जाता है हमें इसमें, ठीक है। थर्ड पे क्या है, वाइल रीडिंग लिटरेचर वी एक्सप्लोर सिग्निफिकेंट differences and this allows us to even experience perspective of those separated from us by time and social barriers। अब इसमें क्या होता है कि हमें ये एक्सप्लोर करता है जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हैं एक दूसरे से, जो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारी, जो हमारी थिंकिंग एक पर्सन से दूसरे से डिफरेंट है, या फिर सोसाइटी डिफरेंट है, या फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड चीज़ों को डिफरेंसेस का बात की जाती है, या फिर कोई एक इंडिविजुअल के डिफरेंसेस की बात की जाती है, ठीक है। और फिर हमें जो है ना वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम जिस तरह से वो चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फोर्थ पे क्या है, गेटिंग टू नो द ह्यूमन साइकी वुड हेल्प अस डिस्कवर प्राइड इन आवर ओन कल्चर, गेन रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड बी हम्बल। तो ये बहुत इजी वर्ड्स में जो है ना वो आपको बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप क्यों स्टडी करते हो लिटरेचर, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये चीज़ें रीड कर लेनी है। लिटरेचर सर्व्स एज एन एंटरटेनमेंट, आपको जो है वो एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रामाज आप देख रहे होते हो, डिफरेंट फिल्म्स वगैरह आप देख लेते हो, ठीक है, जो आपको इंटरटेनिंग लग रही होती हैं। रोल ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेचर, अब रोल क्या है लैंग्वेज का लिटरेचर में। इन द क्रिएशन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट थ्री मेन थिंग्स काउंट, अब तीन चीज़ें जो है ना वो काउंट की जाती हैं इसमें, द राइटर, द रीडर, लैंग्वेज। अच्छा, अब लैंग्वेज, रोल ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेचर। अब लैंग्वेज जो है वो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई राइटर जो है वो बुरी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, बुरे सेंटेंसेस, बुरे उसको समझाना ही नहीं आ रहा, अपने एक्सप्रेशंस को शो करना ही नहीं आ रहा, ठीक है, उसको नहीं पता कि कहाँ पे मैंने कौन सा सेंटेंस या कौन सा वर्ड यूज़ करना है, तो हमें भी अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा, उसको भी, खुद को भी अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। तो लैंग्वेज जो होती है वो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। लैंग्वेज के बगैर हम कुछ भी अपनी बात, अपने एक्सप्रेशंस को दूसरे पर्सन्स को शो नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसमें जो है ना वो कामयाब या विन नहीं कर सकते। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपने लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट देना है कि लैंग्वेज जो है वो लिटरेचर में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो पोइट्री की, जिस तरह से पोइट्री में हमें, अब कोई नॉर्मल पर्सन है, कॉमन पर्सन है जिसको लिटरेचर का नहीं पता, जिसको राइटिंग का नहीं पता, ठीक है, वो कोई चीज़ ऑब्जर्व करेगा तो वो नहीं लिख पाएगा, ठीक है, वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर पे आके बैठ गई है, तो कॉमन पर्सन को तो नहीं पता कि इसमें क्या ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ठीक है। एक लिटरेचर पर्सन ही उसको, उसका माइंड इतना जो है ना वो शार्प और इतना डिफरेंट है कॉमन पर्सन से कि वही हर एक छोटी चीज़, ब्यूटीफुल चीज़ में, हर चीज़ में यानी कि ब्यूटीफुल चीज़ देख लेता है, ठीक है, उसकी ब्यूटी को देख लेता है। कोई भी छोटी सी चीज़ होगी, कोई रॉ मटेरियल भी होगा, कोई फजूल सी चीज़ भी होगी, उसको वो भी ब्यूटीफुल लगेगी, वो उसमें भी कोई ब्यूटी देख लेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है लिटरेचर पर्सन की। अब लैंग्वेज का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी पोइट्री की। कॉमन पर्सन जो है वो एक चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिस तरह से वो बटरफ्लाई को नहीं ऑब्ज़र्व कर पाएगा। तो अगर जो लिटरेचर पर्सन है उसको पता है कि मैंने पोइट्री में
राइमिंग स्कीम्स यूज़ करनी है, मैंने मीटर्स यूज़ करने हैं, मैंने स्टार्टिंग इस तरह से करनी है, मैंने मिडल ऐसे करना है, मैंने इन वर्ड्स को चूज़ करना है, इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है। इस चीज़ की रेपिटेशन करूँगा तो मेरी जो राइटिंग है वो और इफ़ेक्टिव और जो है ना वो अच्छी लगेगी लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस सारी चीज़ों का आइडिया सिर्फ लिटरेचर पर्सन के पास ही होता है, और इसीलिए लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर कॉमन पर्सन को ये सारी चीज़ें नहीं पता कि मैंने कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज को या कौन सा वर्ड जो है वो ऐड करना है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको इसी चीज़ के बारे में गाइड किया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश लिटरेचर क्या है कि इंग्लिश से रिलेटेड हर चीज़ को हम इसमें स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स, डिफरेंट एजेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा ओल्ड एज पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, मिडल एज पीरियड है, ठीक है, फिर अगस्तन एज आ जाती है, रोमांटिसिज्म एज आ जाती है। डिफरेंट एजेस जो हैं वो इसमें डिस्कस की जाती हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो सारी एजेस का आपने नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, जितने का भी आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो टाइम पीरियड का बता देना है। उसके बाद प्योर लिटरेचर एड्रेसेस द सोल। अब प्योर जो लिटरेचर होती है वो हमें एड्रेस करती है, हमारे सोल को एड्रेस करती है, ठीक है, एज वेल एज द माइंड, हमारे माइंड को जो है वो एड्रेस करती है और हमारी सोल को एड्रेस करती है। ठीक है, स्टडिंग डिफरेंट एजेस सिस्टमेटिकली, जिस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ओल्ड इंग्लिश हमें नज़र आती है इंग्लिश लिटरेचर में। अब बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में या इंग्लिश लिटरेचर में आपने हिस्ट्री डाल देनी है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें जितनी भी मैं आपको बताने लगी हूँ वो चीज़ें आपने इंग्लिश लिटरेचर के पैराग्राफ में डाल देनी है। ठीक है, वो एक तरह की हिस्ट्री भी हो जाएगी इंग्लिश लिटरेचर की, और वो कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो प्योर इंग्लिश लिटरेचर है वो एड्रेस करती है हमारे सोल को एज वेल एज दी माइंड, जो आपकी पैराग्राफ में भी लिखा है। उसके बाद आपने एजेस को बताया, टाइम पीरियड्स को बताया, मेन का नाम आपने लिख दिया। उसके बाद आप हिस्ट्री की तरफ आते हो। हिस्ट्री क्या, ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमें एंग्लो सैक्सन का पीरियड मिलता है। ठीक है, अब एंग्लो सैक्सन में जो हमारी इंग्लिश थी वो टोटली डिफरेंट थी। हमें ग्रीक्स देखने को मिलते थे, हमें लैटिन वर्ड्स, हमें फ्रेंच वर्ड्स, हमें इंग्लिश जो है उसमें इन वर्ड्स का यूज़ मिलता था। ठीक है, इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता था एंग्लो सैक्सन के पीरियड में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है नॉर्मल फ्रेंच कॉन्क्वेस्ट आता है। ठीक है, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को जो है ना देखा, और फिर हर चीज़ जो है वो चेंजमेंट की तरफ आती है। ठीक है, हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। अब ओल्ड पीरियड से एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज आती है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश आती है। अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब वो किस तरह से कब तक था उसको डिस्कस किया गया है। उसमें जो लैंग्वेज थी वो हमें टोटली डिफरेंट दिखाई देती है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में हमें जो है ना वो टोटली डिफरेंट देखने को मिली। मैंने बताया आपको एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हमें इंग्लिश जो थी वो हर पर्सन अपनी मर्ज़ी से इंग्लिश के वर्ड्स या फ्रेंच के वर्ड, लैटिन के वर्ड जो उसको सूटेबल लगते थे, जो उसको अच्छे लगते थे, वो अपनी लैंग्वेज में उन वर्ड्स को यूज़ करने लग जाता था। यानी कि कोई फ़िक्स ग्रामर नहीं थी, जिसका जो दिल चाहता था वो उसी वर्ड को यूज़ करने लग जाता था। ठीक है, कोई भी हमें जो है ना वो एक कहते हैं ना कि जैसे आज के टाइम पीरियड में, मॉडर्न टाइम में हम देखें हमारे पास ग्रामर्स हैं, हमारे पास डिक्शनरीज़ हैं, हम उन्हीं वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि हम अपनी अगर कोई स्कूल चले जाएं तो आपको टीचर्स के पास डिक्शनरीज़, बच्चों के पास डिक्शनरीज़ मिल रही होंगी, वो उसी वर्ड का मीनिंग वही वाला याद करेंगे कि उनको होगा कि इंग्लिश में यही वर्ड है। इसके अलावा हम फ्रेंच या लैटिन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, या कोई और बाहर का वर्ड अपनी तरफ से बना के हम यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि एक प्रॉपर हमें गाइडेंस दी हुई है पहले से ऑलरेडी कि आपने इसी डिक्शनरी या इसी ग्रामर की हेल्प से ही अपनी लैंग्वेज में इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले टाइम पीरियड में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एज ऑफ चॉसर का जिक्र करना है। ठीक है, एज ऑफ चॉसर में क्या होता था। ठीक है, उसके बाद हर चीज़ का यानी कि थोड़ा बहुत आइडिया आपने ना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में डिस्कस कर लेना। बेसिकली ये हिस्ट्री ही आपको बताई जा रही है। फोर्थ पीरियड में क्या हुआ, रिवाइवल ऑफ लर्निंग एक्सटेंडेड। ठीक है, रिवाइवल आता है, मिडल एज आती है जिसको डार्कनेस कहते हैं। हर चीज़ डार्कनेस की तरफ हमें दिखाई देती है, हर पर्सन का बिलीफ हर चीज़ से उठ जाता है। रेनेसांस पीरियड आता है, ह्यूमनिज़म आती है। ठीक है, हर चीज़ जो है ना वो बेटर की तरफ जा रही होती है, रीबर्थ हो
रही होती है हर चीज़ की, ट्रांजिट हो रही होती है हर चीज़। अब मिडल से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जो आती है जब, तो हमें हर चीज़ एक मॉडर्न तरह से मिलती है। टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, फ़ोन्स आ जाते हैं, ठीक है, मशीनरी आ जाती है। हर चीज़ की जो है ना वो हमें ट्रांजिशन देखने को मिलती है। जो डार्कनेस पीरियड था वो मॉडर्न टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और हर चीज़ हमें, जिस तरह से पहले वक्तों में इंसान हाथों से काम करता था, फिर मॉडर्न वर्ल्ड में वो मशीनरी की हेल्प से काम करता था। तो इस चीज़ का भी आपने यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस कर लेना है, ठीक है। थोड़े बहुत राइटर्स के नाम आपने याद कर लेने हैं। विलियम शेक्सपियर है जैसे, फेमस, ठीक है। एलिज़ाबेथ का आपने नाम याद कर लेना, एडमंड स्पेंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली मैं वही पढ़ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने सारी चीज़ें जो बता देनी है, विलियम शेक्सपियर कौन थे, ठीक है, इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट थे, हर चीज़ थोड़ा बहुत आपने ना आइडिया दे देना है कि विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन सा वर्क लिखा, ठीक है, कौन से सेंचुरी के राइटर थे। हर चीज़ को थोड़ा बहुत आपने जो है ना वो मॉडर्न टाइम यानी कि ओल्ड पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक थोड़ी बहुत आपने जो है ना वो डेफिनेशंस या थोड़ी बहुत जो है ना वो डिस्कशन कर लेनी है, ताकि आप अपने जो टीचर है उसको बता सको कि आपको हिस्ट्री का थोड़ा बहुत आइडिया है लिटरेचर की, ठीक है। रोमांटिसिज्म आता है, रोमांटिसिज्म में कौन कौन से पोइट्स आते हैं, कॉलरिज आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ आता है, ठीक है। हर चीज़ रोमांटिक मीन्स यानी कि हर चीज़ जो है वो एक ब्यूटी की तरफ जो है ना जाती है, नेचर शो होती है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स में आप देखोगे नेचर को ज़्यादा हाईलाइट किया होता है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है ना वो आपको हर एज के बारे में बताया है। क्वीन विक्टोरिया का जो है ना एज पीरियड आपको बताया गया है, ठीक है। 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, यानी कि अभी तक जो राइटर्स काम कर रहे हैं वहाँ हमें देखने को मिलते हैं, उनको भी यहाँ पे आपने डिस्कस कर लेना है। मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। जो वो डार्क पीरियड आता है, हर चीज़ का बिलीव, इंसानों का बिलीव एक दूसरे से, गॉड से, हर चीज़ से उठ जाता है। और फिर जो है ना वो कॉलोनियल पीरियड और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड आता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली हिस्ट्री को डिस्कस करना है, ठीक है। 19th सेंचुरी सॉ अ नॉवल बिकम द लीडिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश। जिस तरह से पहले आपने देखा होगा, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर दूं हिस्ट्री को, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एंग्लो सेक्सन का पीरियड आता है, ठीक है, जिसमें हमें इंग्लिश टोटली डिफरेंट देखने को मिलती है। ओल्ड पीरियड है, यानी कि एंग्लो सेक्सन पीरियड, ओल्ड पीरियड की बात कर रही हूँ, जब हमें लैटिन फ्रेंच के वर्ड्स, ग्रीक के वर्ड्स, ग्रीक मेथोडोलॉजीज़ हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। हमें बहुत पुराना टाइम पीरियड देखने को मिलता था, जब हमारे पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के उससे ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि पता नहीं वो भी उस लाइफ में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो उसमें हमें बहुत ओल्ड पीरियड देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें हमारा जो टाइम है वो शिफ्ट होता है। एजिस की अगर बात करूँ मैं, तो एंग्लो नॉर्मन की तरफ, ठीक है। तो नॉर्मन में क्या होता है, जैसे कॉन्क्वेस्ट हुआ, ठीक है, उसने किस तरह से विन किया, ठीक है। हर चीज़ जो है वो चेंज होती हुई हमें दिखाई दे रही होती है, ठीक है। हमें मिडल एज की तरफ लेकर जाते हैं, उसमें हमें जो है वो डार्क पीरियड दिखाया जाता है। इसमें आप कॉलोनियल पीरियड का जिक्र कर लोगे, पोस्ट कॉलोनियल का जो है ना वो डिस्कशन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप आते हो जो है उस पर मॉडर्न पीरियड की तरफ। हर चीज़ डार्क पीरियड से शिफ्ट हो जाती है और मॉडर्न की तरफ आ जाती है। पहले आप देखोगे कि पहले टाइम पीरियड में लोग जो हैं वो मशीनरी का यूज़ नहीं करते थे, अपने हाथों का यूज़ करते थे। लोगों के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती थी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना हमें अपनी एक प्रॉपर ग्रामर मिली, हमें एक प्रॉपर अपनी डिक्शनरी मिली कि किस तरह से हमने कहाँ पे कौन सा वर्ड या कौन से वर्ड का मीनिंग क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग हमें देखने को मिलता है। फिर हमें जो है ना वो 19th सेंचुरी देखने को मिलती है, जिसमें हमें पहले आपने देखा होगा पहले टाइम पीरियड में जो है वो थिएटर्स पे आपको प्लेज या ड्रामाज दिखाए जाते थे, ठीक है। आपको लोगों को इंटरटेन करने के लिए थिएटर्स होते थे, लोग थिएटर में जाके जो है ना वो प्लेज देखते थे अपने आप को इंटरटेन करने के लिए, ठीक है। आज के टाइम पीरियड में क्या होता है कि टाइम जिस तरह शिफ्ट होता है, आपको नॉवेल्स मिलते हैं देखने को, नॉवेल्स को रीड कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, बड़े इंटरटेन करने के लिए अपने आप को फ्री टाइम में नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चे अपने जो है ना अपने आप को मूड को फ्रेश करने के लिए नॉवेल्स पढ़ रहे हैं। लोग ड्रामास को बहुत कम, इस तरह आपने देखा होगा कि आप फिर टाइम पीरियड आता है ड्रामास का। ड्रामाज जो है वो हर पर्सन ही ड्रामा देख रहा है, हर पर्सन का फोकस ड्रामे पे है, ठीक है, कि इस टाइम पे जो है ना वो ड्रामा लगना है और लोग जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। घरों में टीवीज़ जो है ना वो टेलीविज़न आना शुरू हो गए हैं,
थिएटर का जो टाइम पीरियड था, लोग जो जाकर देखते थे, अब वो घर में बैठ के देखना शुरू हो गए हैं वही चीज़ें, ठीक है, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। उसके बाद हमें टेलीविज़न का टाइम पीरियड देखने को मिला। उसके बाद टेलीविज़न भी अब आकर जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन आ गई है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, मतलब हर चीज़ जो है वो अब आपको किसी भी टाइम आप कुछ भी देख सकते हो। तो ठीक है, टेलीविज़न का जो टाइम पीरियड था वो भी इतना ज़्यादा नहीं। जिस तरह से टाइम चेंज होता है, हर चीज़ की चेंजमेंट आती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ जो है ना वो शुरू से एंड तक वही चीज़ रहे, कभी भी नहीं, ठीक है। जिस तरह से टाइम चेंज होता है, हर चीज़ न्यू आती है, हर चीज़ हमें न्यू होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद हमें नॉवेल्स का टाइम पीरियड, जिस तरह से मैंने आपको बात की, 19th सेंचुरी में हमें नॉवेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, टेलीविजन्स देखने को मिलते हैं। हर पर्सन जो है वो थिएटर का टाइम पीरियड ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आपको मॉडर्न पीरियड में जो है वो यूट्यूब देखने को मिल जाता है। जैसे अब रिसेंट अगर मॉडर्न टाइम की मैं बात करूँ, तो वो 21st सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, तो वो आपको यूट्यूब देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि 19th सेंचुरी में ये मॉडर्न टाइम पीरियड में कौन कौन से राइटर्स के बारे में आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना वो पोस्ट मॉडर्निज़्म के बारे में बताया, ठीक है। वर्ल्ड वार आ गई, वर्ल्ड वार के बारे में आपने बताया, पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के बारे में, 1 के बारे में, हर चीज़ को, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आपने इस पैराग्राफ में इंग्लिश लिटरेचर के डिस्कस कर लेनी है। और बहुत हद तक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये बहुत ईजी है, आप एक दफ़ा पढ़ोगे, ज़रूरी नहीं है स्टार्ट टू एंड बैठ के पढ़ने लग जाओ। जो चीज़, जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, कि दिल चाह रहा है कि ये वाली लाइन मैं पढ़ लूँ, आप वही पढ़ लो और उसको अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है। दैट इज़ इनफ फॉर यू। उसके बाद एक्टिविटीज़। अब आपने जो है ना क्या काम करना है, जब मैं आपको कोई लेक्चर पढ़ाऊँगी, लेसन पढ़ाऊँगी, आप अगर उसको गौर से सुन रहे हो ना, तो आप इन एक्टिविटीज़ के आंसर कर सकते हो बहुत ईज़िली, ठीक है। अब मैं सिर्फ सवाल पढ़ूँगी और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हो या नहीं, ठीक है। येस और नो में आपने मुझे आंसर करना है कि आप मुझे इसको, एक्टिविटी को, अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको सॉल्व करो, तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं, ये कहने का मतलब है। फर्स्ट पे क्या है, डिफाइन लिटरेचर। लिटरेचर मैंने आपको बताया, कम अप विद योर ओन डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर। जिस तरह से मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू लिटरेचर बताया, इस तरह से आपका क्या कॉन्सेप्ट है लिटरेचर से रिलेटेड, आपको कितना पता है, आपने अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद थर्ड पे क्या है, हाउ फार डू यू एग्री दैट लिटरेचर हेल्प्स इन योर रियल लाइफ। लिटरेचर किस तरह से आपकी रियल लाइफ में हेल्प करता है, ठीक है, क्या आप एग्री करते हो इस चीज़ से। कैन लिटरेचर एग्जिस्ट विदाउट लैंग्वेज। लिटरेचर एग्जिस्ट कर सकता है लैंग्वेज के रिलेटेड, तो इसका आंसर भी आपने करना है, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद 5 पे क्या है, गिव एनी 5 रीजंस फॉर स्टडिंग लिटरेचर। ये ऑलरेडी पॉइंट्स की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आप उसकी थ्रू, आप पॉइंट्स के फॉर्म में उसी को एज इट इज़ याद कर लो। अगर आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी है, ठीक है, आप स्टोर कर सकते हो अपने माइंड में एग्जैक्ट वर्ड्स को, हर चीज़ को एग्जैक्टली, तो आप ज़रूर उसी पॉइंट्स को ही डिस्कस कर लेना, नहीं तो आप अपने कंसेप्ट के थ्रू भी इसका आंसर कर सकते हो। 6 पे क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिटरेचर इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में लिटरेचर का क्या रोल है, ठीक है। इज़ लिटरेचर यूनिवर्सल और इज़ इट इफेक्टेड बाय सोशल नॉर्म्स। कैन लिटरेचर हेल्प अस इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली आपको एक्टिविटीज़ में शो हुई हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे या कर पाए हो, क्या सीन है, ठीक है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। उसके बाद लेसन नंबर 2 की तरफ आते हैं, इंट्रोडक्शन टू शॉर्ट स्टोरी। अब आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। शॉर्ट स्टोरी एज अ जॉनरा, व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, ओरिजिन पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, हाउ टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी, एक्टिविटी, ठीक है। तो हर लेसन के एंड पे एक्टिविटी बताई है, आपने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी एज अ यॉनरा। सबसे पहले यॉनरा है क्या। द वर्ड यॉनरा इज़ फ्रेंच फॉर टाइप। अब यॉनरा क्या है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फ्रेंच के, जिस तरह से मैंने आपको बताया है पहले, ओल्ड पीरियड में ज़्यादातर इंग्लिश में फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक के वर्ड्स हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। आज के टाइम में भी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे लिए फ़िक्स कर दिए गए हैं कि इसको आपने अपने मॉडर्न टाइम में भी यूज़ करना है। तो यॉनरा जो है वो फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है टाइप, ठीक है। टाइप्स जिस तरह से आप कर रहे हो, तो टाइप्स ऑफ लिटरेचर, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ये, ठीक है, टाइप्स किसी चीज़ की। अब उसको हम कहते हैं यॉनरा। अब क्या है,
देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर, बहुत सारी टाइप्स हैं लिटरेचर की। द बेसिक जॉनराज इंक्लूड शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स। इन सारी चीज़ों के थ्रू हमें लिटरेचर जो है वो बताया जाता है या दिखाया जाता है। ठीक है, ड्रामास की फॉर्म में हम लिटरेचर देखते हैं, नॉवेल्स की फॉर्म में, पोइट्री की फॉर्म में, शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में। अब शॉर्ट स्टोरी इज़ द मोस्ट रिसेंट जॉनरा टू अपीयर इन वेस्टर्न कल्चर लिटरेचर। ठीक है, मोस्ट रिसेंट जॉनरा है शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि जॉनरा क्या है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको मैं अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू बताऊँ जॉनरा क्या है, तो गौर से सुनना है आपने। ठीक है, स्टोरी, एक्शंस, ठीक है, यानी कि आपके एक्शंस, प्लॉट, करेक्टर्स, सेटिंग्स, ये है जॉनरा। ठीक है, आपकी जो भी राइटिंग आप कर रहे हो उसमें आपके एक्शंस आ जाते हैं, आपकी स्टोरी आ जाती है, प्लॉट आ जाता है, करेक्टर्स आ जाते हैं, सेटिंग आ जाती है। ठीक है, पीस ऑफ लिटरेचर है, यानी जिसमें हमें हर चीज़ का आइडिया मिल जाता है, म्यूज़िक का, फिल्म का, ओल्ड पीरियड का, मॉडर्न पीरियड का, मिडिल पीरियड का, फैंटेसी फिक्शन मिल जाती है, मतलब हर चीज़ मिल जाती है हमें। ठीक है, जॉनरा ये है, हर पीरियड, हर टाइम पीरियड, हर स्टेज हमें देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपने ये बताना है। उसके बाद व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरी क्या है, यानी कि ब्रीफ स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी मीन्स ब्रीफ स्टोरी, नाम से ही जाहिर है, शॉर्ट मीन्स शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, अब ब्रीफ स्टोरी इसमें बताई जाती है। ठीक है, शॉर्टर देन नॉवल। नॉवल जो है वो मैंने आपको बताया था लेंथी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी है वो शॉर्ट होती है, शॉर्टर देन नॉवल, नॉवल से छोटी होती है। ठीक है, दैट कैन बी रीड इन वन सिटिंग। अब आप इसे जो है ना वो इजीली रीड कर सकते हो इन अ वन सिटिंग में। फ्यू करेक्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी इसको कहा जाता है। बाकी की चीज़ें आपने यहाँ से जो है ना वो रीड कर लेनी है। ठीक है, एग्जांपल्स आप लोगों ने दे देनी है, कौन कौन सी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो मेनली मेन राइटर्स की बता देने, कॉमन राइटर्स का बता देना है जिसने शॉर्ट स्टोरी लिखी होगी। अब शॉर्ट स्टोरी हैज़ बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। अब डिफरेंट वेज से जो है ना वो शॉर्ट स्टोरी हमें बताई जा रही है, डिफाइन की जा रही है। अ पीस ऑफ फिक्शनल राइटिंग यूजुअली लेस देन 5,000 वर्ड्स दैट कंटेन्स दीज बेसिक एलिमेंट्स। अब पीस ऑफ फिक्शनल राइटिंग है जिसमें हमें 5,000 वर्ड्स मिल जाते हैं, हमें बहुत लेंथी मटेरियल नहीं देखने को मिलता, बहुत लंबी लंबी स्टोरीज जिस तरह से नॉवल में होती हैं चैप्टर वाइज, उस तरह से हमें नहीं मिलते हैं, हमें उससे शॉर्ट मिलता है। ठीक है, जिसमें हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं, सेटिंग मिलती है, प्लॉट मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, रेजोल्यूशन मिलता है, क्लाइमैक्स मिलता है, डायलॉग, प्रोटोगनिस्ट, टॉनगिस्ट, हर चीज़ यानी कि मिलती है, लेकिन ब्रीफ तौर पे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ वर्क ऑफ फिक्शन। ब्रीफ है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन, अ क्रिएटिव नॉन पोइटिक काइंड ऑफ कंपोजिशन। ये क्या फॉर्म है, प्रोज फिक्शन है। प्रोज मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता अंडरस्टैंड के लिए। ठीक है, इसी तरह से शॉर्ट स्टोरी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती, ईजिली अंडरस्टैंड की जाती है। उसके बाद आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिटरेचर। ये ओल्डेस्ट टाइप है लिटरेचर की, यानी कि ओल्ड पीरियड में भी हमें शॉर्ट स्टोरीज़ देखने को मिल जाती थी, जैसे आज के मॉडर्न टाइम में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ओल्ड स्टोरी, अगर लिटरेचर की बात करें ओल्डेस्ट पीरियड की, तो इसमें हमें फेरी टेल्स मिलते थे, फोल्कलॉर मिलते थे, फेबल्स मिलते थे, मैथडोलॉजी, आपने टेल्स देखी होंगी, उनकी मिथ्स के अकॉर्डिंग जो टेल्स होती थी, जो ड्रामाज होते थे, उनकी हमें जो है ना स्टोरीज़ देखने को मिल जाती थी। ठीक है, हमें फोल्कलॉर मिल जाते थे जब ग्रीक का टाइम पीरियड चल रहा था, ये उस टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, ओल्ड पीरियड की। ठीक है, हमें जिस तरह से ग्रीक का मिथ होता था वो उनके हमें जो है ना टेल्स मिल जाती थी, उनकी स्टोरीज मिल जाती थी। ठीक है, उनके थॉट्स यानी कि हमें दिखाए जाते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में। ठीक है, एंड इट इज़ डिवेलप्ड इन 19th सेंचुरी, और ये डिवेलप होती है फिर 19th सेंचुरी में। ठीक है, यानी कि मॉडर्न टाइम में,
और मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं कि कल्चर कैसा है, सोसाइटी के लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, लोगों की पर्सपेक्टिव्स कैसे हैं, आइडियाज़ कैसे हैं, उनके बिलीव्स कैसे हैं, कौन से पर्सन जो है वो बिलीफ पे जो है ना वो फोकस कर रहा होता है, कौन सा पर्सन जो है वो नहीं कर रहा होता। तो हर चीज़ यानी कि हमें चेंज दिखाई देती है। इसमें भी आप लोगों ने जिस तरह से इंग्लिश लिटरेचर में मैंने आपको बताया आपने हिस्ट्री का बताना है, इसी तरह से आपने शॉर्ट स्टोरी में भी जो है ना वो ओल्डेस्ट टाइम से फिर मिडिल टाइम में फिर मॉडर्न टाइम में हर पीरियड को डिस्कस कर लेना है वन बाय वन करके, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अब कंपोनेंट्स क्या हैं शॉर्ट स्टोरी के, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स के शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स, जिससे मैंने आपको बताया प्लॉट होता है, करेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें। अ शॉर्ट स्टोरी में हैव द ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट नॉवल, कंप्लीट प्लॉट एंड डेवलप्ड करेक्टर्स। इसमें कंप्लीट प्लॉट होता है, डेवलप करेक्टर्स होते हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस दे टेंड टू बी स्ट्रक्चर्ड क्वाइट डिफरेंटली फ्रॉम नॉवेल्स। इनके पास इतना टाइम पीरियड नहीं होता कि हर चीज़ को डिफ़ाइन करें, इसीलिए ये डिफरेंट होते हैं नावल से, ठीक है। अब सम ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल शॉर्ट स्टोरी, अगर आपने शॉर्ट स्टोरी लिखनी है तो आप सक्सेसफुल शॉर्ट स्टोरी इन कंपोनेंट्स की हेल्प से लिख सकोगे। सबसे पहला कंपोनेंट है इंटीग्रिटी। इट शुड फॉर्म अ कोहेरेंट होल। अब दिस मीन्स दैट एवरीथिंग लैंग्वेज डायलॉग एक्सेट्रा शुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्ट। अब इसमें इंटीग्रिटी में क्या है, आपका कोहेरेंट यानी कि आप अपना मीनिंग जो आपने आइडियाज़ हैं उनको प्रॉपरली कन्वे कर रहे हो, ठीक है, उसको प्रॉपरली राइट कर रहे हो, ठीक है। आपकी लैंग्वेज जो है वो ईच एंड एवरीथिंग आपके एक्सप्रेशंस, आपके थॉट, आपके इमोशंस के बारे में बता रही है। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, इकोनॉमी। देयर कुड बी अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, देयर कैन नॉट बी अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन जो है वो लंबा नहीं देना, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है, आपने हर चीज़ शॉर्ट करके ब्रीफली बतानी है ताकि आपका मीनिंग भी कन्वे हो जाए रीडर को या ऑडियंस को, और आपकी शॉर्ट स्टोरी का जो पर्पस है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। थर्ड है मीनिंग। Typically, something has to change in the course of story. Either the characters learn something or their lives change decisively. अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ चेंज हो रही है, यानी कि क्लाइमैक्स आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ जो है ना वो हमें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ चेंज थी तो हमें जो है ना वो अब कोई जो है ना सीक्रेट पता चल रहा है या क्लाइमैक्स आ गया स्टोरी में, ठीक है। उसके बाद है एंडिंग। एंडिंग में क्या है कि आप एंड किस तरह से कर रहे हो, आपने प्रॉपर जो इंट्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद आपने जो है ना वो स्टार्टिंग बताई, ठीक है। आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया आपका इंट्रोडक्शन जो है वो ब्रीफ होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने क्लाइमैक्स को ऐड करना है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को आपने ऐड करना है, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसकी वजह से लोग जो है वो इंटरेस्ट उनके अंदर आता है, ठीक है, उसको पढ़ने से। वो चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वही आपकी मेन पर्पस होगा, मेन ऑब्जेक्टिव होगा शॉर्ट स्टोरी का। उसके बाद आती है एंडिंग। एंडिंग आपने जो है एंडिंग आपकी इस तरह से हो कि जो जो रीडर है या फिर ऑडियंस है उसको वो उस चीज़ को फील करे, उसके इमोशंस जो हैं, सबसे पहले तो उसको आपका शॉर्ट स्टोरी समझ आए, ठीक है, आपने जो स्टोरी लिखी है उसका पर्पस समझ आए, उसका मीनिंग समझ आए, ईजिली अंडरस्टैंड हो सके और उसकी फीलिंग्स जो इमोशंस इवोक हो सकें, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, सेटिंग है, आपने अपनी सेटिंग बतानी है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग, आप कहाँ पे बैठ के ये शॉर्ट स्टोरी जो है ना वो राइट कर रहे हो, किस सेटिंग की बात कर रहे हो। उसके बाद प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट में आपका जो है ना वो आ जाएगा स्टार्ट किस तरह से करना है, मिडिल किस तरह से करना है, एंड किस तरह से करना है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट है थर्ड पे। कॉन्फ्लिक्ट आपने बताना है, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि आप जो है ना बहस कर रहे हो किसी बात पे, यानी कि झगड़ा कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो। उसके बाद करेक्टर्स आते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू आता है, थीम आता है। सेटिंग में आपकी जो है ना टाइम आता है, लोकेशन आता है, उसको आप सेटिंग कहते हो, ठीक है। अब सेटिंग जो है उसके आपको बताए गए हैं, इसमें आपकी प्लेस आती है, कहाँ पे बैठ के जो है ना आप ये परफॉर्म कर रहे हो या ये स्टोरी लिख रहे हो, वेयर इज़ द एक्शन ऑफ द स्टोरी टेकिंग प्लेस, कहाँ पे ये एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, जिस
के रिलेटेड आप स्टोरी लिख रहे हो, वो एक्शन कहाँ पे हो रहा था, ठीक है, उसकी प्लेस क्या है, टाइम पीरियड कौन सा है, हिस्टोरिकल पीरियड है, डे का कोई टाइम है, ईयर की टाइम है, इस चीज़ को आपने डिस्कस करना है, ठीक है। यानी कि टाइम किसी भी चीज़ का, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री की कोई बात कर रहे हो, उस पीरियड की बात कर रहे हो, मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हो, मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई डे का टाइम है, जिस तरह से 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, इस तरह से, या फिर कोई ईयर की टाइम की बात कर रहे हो, तो उसको आपने मेंशन करना है, ठीक है। वेदर कंडीशंस, रेनी है, सनी है, स्टॉर्मी है, ये आपने बताना है, ठीक है। सोशल कंडीशंस, इसमें क्या आ जाएगी आपकी डेली लाइफ कैरेक्टर्स लाइक, ठीक है। सोशल कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मूड और एटमॉस्फेयर आ जाएगा कि कौन सा एटमॉस्फेयर था आपका, मूड जो राइटर का मूड है वो किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद प्लॉट में क्या आती है आपकी, इंट्रोडक्शन आती है, आपके जो 5 पार्ट्स हैं प्लॉट के बेसिकली वो आते हैं, ठीक है। जो आपकी स्टोरी है वो उस पर मेन फोकस कर रही होती है। द प्लॉट इज़ हाउ द ऑथर अरेंजेस इवेंट्स टू डेवलप हिज बेसिक आइडिया। प्लॉट में ऑथर जो है वो अरेंज करता है अपने इवेंट्स को, कि फर्स्ट पे वो ये करेगा, सेकंड पे वो ये बात करेगा, थर्ड पे वो ये बात अरेंज कर रहा होता है, ठीक है। बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, जिस तरह से, ठीक है। प्लान होता है और प्लॉट को प्लान किया जाता है लॉजिकल सीरीज के थ्रू, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5 एसेंशियल पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन है जिसमें आपकी बिगनिंग की स्टोरी आ जाती है, राइजिंग एक्शन है, ठीक है, इवेंट्स बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड क्लाइमेक्स। अब इसमें आपके जो है ना वो एक्शंस आ जाते हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेक्स आता है जो आपकी इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट पैदा होता है। उसके बाद फॉलोइंग एक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है डॉन्यूमेंट, उसमें आपका फाइनल स्टेप आता है, यानी कि आपकी एंडिंग आती है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लॉट की डायग्राम दिखाई गई है, क्लाइमेक्स, ठीक है, राइजिंग एक्शन में क्या होता है, फॉलिंग एक्शन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से रीड कर लेनी है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट इज़ एसेंशियल टू प्लॉट। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एसेंशियल होता है प्लॉट के लिए, ठीक है। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट देयर इज़ नो प्लॉट। जहाँ पे आप प्लॉट यूज़ कर रहे हो कॉन्फ्लिक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्लॉट। जितनी आप अरेंज, यानी कि अगर आपने प्लॉट को अरेंजमेंट नहीं दी है, इवेंट्स को अरेंज नहीं किया, जो एंडिंग में बात करनी थी वो स्टार्टिंग में कर दी है, जो मिडल में बात करनी थी वो एंडिंग में कर दी है, तो आप अच्छे से गाइड नहीं कर पाओगे, ना किसी को इंटरेस्ट होगा आपकी स्टोरी पढ़ने में, ना ही कुछ और मीनिंग समझ आएगा आपकी स्टोरी का, ठीक है। जितना प्लॉट इम्पोर्टेंट है उतना ही कॉन्फ्लिक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ फोर्सेस विच टाइज वन इंसिडेंट टू अनदर एंड मेक्स द प्लॉट मूव, ठीक है। उसके बाद 2 कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स के। एक्सटर्नल, जो हमारे स्ट्रगल विद अ फोर्स आउटसाइड वन सेल्फ, जो हम किसी बाहर वाले के साथ जो है ना वो बहस कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में। इंटरनल यानी कि अपने सेल्फ की स्ट्रगल, ठीक है, अपने आप की स्ट्रगल, ठीक है, यानी कि हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं, तो वो हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम किसी बाहर वाले से अपने आप के अलावा किसी और से बात कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। उसके बाद 4 डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है। मैन वर्सेस मैन आता है जो फिजिकल है, मैन वर्सेस सर्कमस्टांसेस आता है, क्लासिकल है, मैन वर्सेस सोसाइटी आता है, मैन वर्सेस हर सेल्फ आता है। तो मैन वर्सेस मैन में क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट है उसका, ठीक है। मैन वर्सेस सर्कमस्टांसेस में क्या है कि लीडिंग करेक्टर स्ट्रगल्स अगेंस्ट फेथ, ठीक है। फेथ के बारे में आप अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस देखे, फेस की लाइफ, जिस तरह से मुश्किल प्रॉब्लम्स आपने फेस की, डिफ़िकल्टीज फेस की, उसके ऊपर, ठीक है। मैन वर्सेस सोसाइटी, आपके जो सोसाइटी के आइडियाज़ हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद मैन वर्सेस हर सेल्फ या हिम सेल्फ, उसमें आपकी अपने सोल से कॉन्फ्लिक्ट आती है, ठीक है। उसके बाद करेक्टर में क्या होता है, 2 मीनिंग फॉर द वर्ड करेक्टर। इसके 2 मीनिंग हैं, यानी कि करेक्टर को अगर मैंने एक्सप्लेन करना है तो मैं इन 2 मीनिंग्स की तरह हेल्प से उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फर्स्ट पे, द पर्सन इन वर्क ऑफ फिक्शन, वो पर्सन जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, कैरेक्टर में आपके पास एक पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं कोई स्टोरी पढ़ रही हूँ तो उसमें प्रोटैगनिस्ट आता है, एंटागनिस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं पर्सन की, वो स्मॉल है, शॉर्ट है, उसकी क्या थिंकिंग है, उसकी क्या फिजिकल अपीयरेंस है, वो क्या कर रहा है, वो क्या रिएक्ट कर रहा है, उसके ड्रीम्स क्या हैं। यानी कि हर चीज़ उस पर्सन की हमें गाइड की जाती है। अब जिस तरह से मैं नेक्स्ट आपको स्टोरीज़ के थ्रू समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कोई करैक्टर अगर किसी की बात हो रही है तो आपको उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस नज़र आएगी, यानी कि उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको जो है ना उस स्टोरी में नज़र आएगी। उसके क्या थिंकिंग है, उस वो क्या फ़ील कर रही है टाइम में, वो क्या कर रही है एक टाइम में, वो क्या रिएक्ट कर रही है किसी बात से रिलेटेड, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आएंगी। तो ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, अभी आपने इसको गौर से इसका कंसेप्ट लेना है। जब आपको मैंने स्टोरी बतानी है तो आपने उसको उस पर अप्लाई करना है कि किस तरह से आपको कंसेप्ट दिया गया था और आप किस तरह से जो है ना वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल करेक्टर आता है, ठीक है। डेवलपिंग करेक्टर आता है, ठीक है। यहाँ से आपने जो है ना टाइप्स पढ़ लेनी है करेक्टर की। अब स्टेटिक करेक्टर भी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू आता है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एज द एंगल फ्रॉम विच द स्टोरी इज टोल्ड। पॉइंट ऑफ व्यू आपके अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपने स्टोरी पढ़ी और आपने क्या, आपके माइंड में जो है ना वो थिंकिंग आई, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस स्टोरी से रिलेटेड उसको पढ़ के, एक वो आ जाता है। एक आ जाता है जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, कि राइटर किस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा है। अब सबसे पहला जो है फॉर एग्जांपल वो आता है इनोसेंट आई। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द आई ऑफ अ चाइल्ड। अब इसमें जैसे चाइल्ड की आई होती है, छोटे बच्चे की आई होती है, उस तरह से स्टोरी को जो है ना वो बताया जा रहा है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आप जो है वो थिंकिंग को यूज़ कर रहे हो अपनी राइटिंग में, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फर्स्ट पर्सन की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ओमनेसेंट। ओमनेसेंट किसको कहते हैं कि जिसके पास हर चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, उसको हर चीज़ के बारे में पता है, ठीक है, उसको हम ओमनेसेंट कहते हैं। ओमनेसेंट लिमिटेड है, ओमनेसेंट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से आपने इस चीज़ को रीड कर लिया। उसके बाद थीम्स आते हैं। थीम्स, जब आप कोई स्टोरी पढ़ोगे तो आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से थीम्स हैं। थीम्स यानी कि किस चीज़ के ऊपर बात की गई है, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बात की गई है, ठीक है, उसको हम थीम कहते हैं बेसिकली। अब some simple examples of common themes from literature, TV and film are: things are all not always as they appear to be, love is blind, believe in yourself। तो बेसिकली आपने टॉपिक्स देखने होते हैं कि राइटर जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है, उसकी जो थॉट्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हैं। उसके बाद क्विक चेकलिस्ट ऑफ नरेटिव एलिमेंट्स। अब नरेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, सेटिंग इज़ द वेयर एंड वन व्हेन ऑफ द स्टोरी ऑफ नॉवल। सेटिंग आ जाती है, ठीक है। करेक्टर्स आर दी हु, करेक्टर्स कौन, करेक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्लॉट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद थीम आ जाता है। उसके बाद हाउ टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी, सम स्ट्रेटजीज टू कंसीडर, ईज इनटू अ स्टोरी। थिंक अबाउट द टाइटल एंड ऑथर। सबसे पहले आपने जो है ना टाइटल पढ़ना है और ऑथर के बारे में जो है ना वो सोचना है, थिंक करना है। उसके बाद लुक एट द बैक ऑफ द बुक फॉर एनी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप ऑथर। आपने बुक के एंड में, अब यहाँ ये इजी वर्ड्स हैं, मैं आपको इसका मीनिंग नहीं बताऊंगी, जस्ट रीड करके बताऊंगी। लुक एट एनी इलस्ट्रेशंस एंड कंसीडर देयर कनेक्शन टू द टाइटल। रीड द फर्स्ट पेज एंड पॉज। कंसीडर व्हाट यू नो सो फार अबाउट द करेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉइंट ऑफ व्यू। अब सबसे पहले आपने क्या किया, टाइटल पढ़ा, ऑथर के बारे में आपने देखा। उसके बाद आपने देखना है अपने बुक के एंड में कोई बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ऑथर के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना वो फर्स्ट पेज रीड किया, फिर आपने स्टॉप किया। उसके बाद आपने जो है ना टाइटल के बारे में गौर से पढ़ा। उसके बाद आपने करेक्टर्स देखे, सेटिंग्स देखी, कॉन्फ्लिक्ट देखी, पॉइंट ऑफ व्यू देखा। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक स्टेप्स है, इसके थ्रू, स्टेप्स के थ्रू आप शॉर्ट स्टोरी को रीड कर सकते हो। गेट इन्वॉल्व इन द स्टोरी, किस तरह से आप स्टोरी में इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है स्टोरी में तो किस चीज़ को आप यूज़ करके अपनी स्टोरी में इन्वॉल्व हो सकते हो। बी एन एक्टिव रीडर बाय आस्किंग क्वेश्चन वट अबाउट वट इज़ हैपनिंग, ठीक है। एक्टिव रीडर आपने बनना है, ठीक है, जो जो सवाल कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो है ना वो इस तरह से रीडिंग करनी है कि आपके माइंड में क्वेश्चंस आएँ, ठीक है। मेक प्रिडिक्शंस अबाउट व्हाट माइट हैपन।
प्रिडिक्शन मीन्स कि आपने देखना है कि इस तरह से इन्वॉल्व हो जाना है स्टोरी में कि आप अगली जो पॉइंट है, अगला जो डिस्कशन होने वाली है, जो एंडिंग है, उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सको कि इसकी एंडिंग ऐसी होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई ड्रामा देख रहे हो तो अगर आप उसको गौर से देख रहे हो तो आप बता सकोगे कि उसकी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है, या फिर उसकी एंडिंग किस तरह से होगी, हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी। ठीक है, तो ये वो बात है कि आपने अगर स्टोरी रीड करनी है तो आप प्रिडिक्ट कर सको कि क्या होना है। पुट योर सेल्फ इन द करेक्टर्स शूज़, आपने करेक्टर्स में इन्वॉल्व हो जाना है। फॉर्म ओपिनियन वर्ड अबाउट वट इज़ गोइंग ऑन, अपने ओपिनियंस देने हैं। पिक्चर द इवेंट एंड सेटिंग इन योर माइंड, उसकी जो इवेंट जो सेटिंग है उसको अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेनी है, इमेजिन कर लेना है। राइट डाउन योर फेवरेट कोटेशंस एज यू रीड, जब आपने अपनी जो रीड कर लेना है तो आपने अपनी फेवरेट कोटेशंस को लिख लेना है। ठीक है, मेक कनेक्शंस विद व्हाट यू ऑलरेडी नो, आपने बताना है कि आप ऑलरेडी क्या चीज़ जानते हो, क्या क्या चीज़ें आपको स्टोरी में समझ में आई हैं। राइट अबाउट दी स्टोरी, अब आपने जब स्टोरी लिखनी है तो आपने क्या करना है, मेक जॉइंट नोट्स टू फोकस योर थिंकिंग वाइल यू रीड, आपने जब रीड किया था स्टोरी को तो आपने उस थिंकिंग को जो है ना उसके नोट्स बना लेने हैं। इफ़ पॉसिबल annotate a copy of the story to highlight, underline, circle, connect with arrows, add questions, definitions, or make comments notes in the margins. Underline any familiar vocabulary. Star important passages that connect thematically. Perhaps draw with diagrams to keep track of the characters. Sketch the setting. तो बेसिकली इसमें आपने जिस तरह से स्टोरी किस तरह से रीड करनी है, जब आप एक स्टोरी रीड कर रहे होगे आपने एक जो है ना रफली अपनी जो थिंकिंग है, जो आप स्टोरी को समझ के समझा आपने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपको आइडियाज़ मिले हैं, जो थिंकिंग आपको मिली है, वो आपने एक नोट्स बना लिए। उसके बाद आपने जो है ना जो मेन टॉपिक जो मेन चीज़ें आपको लगी आपने उसको अंडरलाइन किया, उसको हाईलाइट किया, उसको सर्कल किया, कुछ भी तरीके से आपने यानी कि उसको याद करने की कोशिश कर ली कि जब मैं इसका जो लिखूँगा स्टोरी तो मैं इन चीज़ों को जो है ना वो ऐड कर सकूँगा, या यहाँ से मैं पढ़ के जो है ना अपने वर्ड्स में लिख सकूँगा। उसके बाद आपने अंडरलाइन करना है अनफैमिलियर वोकैबुलरी को। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने कि स्केच की जो सेटिंग आपने बनाई उसको आपने स्केच कर दिया एंड में। ठीक है, डायग्राम्स को आपने बनाना है कैरेक्टर्स की। उसके बाद एक्टिविटी आती है, जो चीज़ें हम रीड कर चुके हैं वो आपने इसमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एनीवेज हम आते हैं अब अपने लेसन नंबर 3 की तरफ। अब बेसिकली इंट्रोडक्शन सारा हमारा कंप्लीट हो गया है लिटरेचर का। शॉर्ट स्टोरी क्या है, प्ले क्या है, ड्रामा क्या है, नॉवल क्या है, हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की होगी, अभी तक सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हमारी एग्जांपल्स आती हैं जिनकी वजह से हमें समझ में आएगा शॉर्ट स्टोरी क्या है, नॉवल क्या है, प्ले किस तरह से लिखा जाता है, ड्रामा किस तरह से लिखा जाता है। इन चीज़ों की अब हमने जो है ना वो यानी कि अप्लाई किया जा रहा है किसी चीज़ पे, इन चीज़ों को जो हम पढ़ के आए हैं पीछे प्रीवियस। ठीक है, थर्ड लेसन है हमारे पास ओ हेनरी। अब ओ हेनरी जो है वो एक राइटर है जो पैदा हुआ था 1862 में और जो उसकी डेथ हुई थी वो 1910 में। ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके बाद ओ हेनरी के बारे में ये पैराग्राफ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो तो आपने गूगल से अपनी चॉइस के या उन सेलेक्टिव लाइंस को आपने राइट कर लेना है, उसके नोट्स बना लेने हैं जो आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो सकें। ठीक है, आप उसको याद कर सको, उसको अंडरस्टैंड कर सको और पेपर में जाके लिख सको। तो ओ हेनरी की बायोग्राफी यहाँ पे बताई जा रही है बेसिकली। ठीक है, आपने भी जब पेपर में अटेम्प्ट करना है तो ओ हेनरी की बायोग्राफी आपने याद करके जानी है कि ओ हेनरी कौन था। अब ओ हेनरी प्रोलिफिक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, मास्टर ऑफ सरप्राइज एंडिंग है। ठीक है, इसकी बहुत सारे वर्क्स में सरप्राइजिंग एंडिंग आपको मिलती है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। हम इसकी शॉर्ट स्टोरी भी आगे पढ़ेंगे, वो आपने गौर से सुनी है। वॉज बोर्न इन ग्रीन्सबोरो, ग्रीन्सबोरो में ये पैदा हुआ। ठीक है, उसके बाद विलियम सिडनी पॉटर, पेन नेम क्या है, ओ हेनरी। अब इसका फुल नेम है विलियम सिडनी पॉटर और पेन नेम इसका ओ हेनरी है, ये आपने याद करना है। ठीक है, पेन नेम की वजह से ही ये फेमस है। उसके बाद हिज ट्रेजिक लाइफ गेम हिवा profound knowledge of human character, especially of rebels in big cities whose life is full of misfortunes. अब यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, ओ हेनरी की बायोग्राफी आपने बतानी है। ठीक है, ये कौन सा राइटर था, अमेरिकन था, ब्रिटिश था, पंजाबी पोइट था, मतलब कौन था, कौन सा राइटर था, अमेरिकन था।
ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि ये शॉर्ट स्टोरी लिखता था, नॉवेल्स लिखता था, ऐसे लिखता था, क्या चीज़ें ये लिखता था। उसके बाद आपने बताया इसका पेन नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है इसका राइटिंग स्टाइल क्या है, इसके वर्क के थीम्स क्या हैं, मेजर थीम्स क्या हैं इसकी राइटिंग के, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने गूगल कर लेनी है। अगर आपको यहाँ से जो है ना वो मुश्किल हो रही है पढ़ने में, तो आप गूगल की हेल्प से अपनी चॉइस के लाइंस को चूज़ करके नोट्स उसके बना लेना, ठीक है। उसके बाद आता है इसका वर्क द गिफ्ट ऑफ दी मजाए। अब यहाँ पे अगर मैं आपको टेक्स्ट की लाइंस पढ़ के बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है वो छोटा सा ओवरव्यू दूंगी कि द गिफ्ट ऑफ दी मजाए किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें हमें जो स्टोरी है इसमें हमें दो करेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब वो आपने देखने हैं कि कौन से करेक्टर हैं। एक करेक्टर है डेला का, ठीक है, और एक करेक्टर है मिस्टर जेम्स का, ठीक है। अब डेला जो है वो वाइफ है, मैरिड है, यानी कि मैरिड वुमेन है और वाइफ है, ठीक है। अब जो मिस्टर जेम्स है वो उसका हस्बैंड है, जिसको डेला प्यार से जिम कहती है, ठीक है। अब गौर से आपने स्टोरी सुनी है, ठीक है। मैंने आपको करेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए, ठीक है। आपने इसी तरह से पहले करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना है कि पूरी स्टोरी में करेक्टर कौन कौन से थे। अब मेन थीम जो है वो इस चीज़ का मेन थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ लव, कि वर्ल्डली थिंग्स जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जिस तरह से आज के वर्ल्ड में हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं वर्ल्डली थिंग्स को, कि हम कपड़े अच्छे पहन लें, हम जूते अच्छे पहन लें, हम वॉच अच्छी पहन लें, हम ज्वेलरी अच्छी पहन लें तो हम अच्छे लगेंगे, हम अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस कर लें तो हम अच्छे लगेंगे। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हमारा एक दूसरे से कनेक्शन, हमारा एक दूसरे से लव मैटर करता है, कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, हम एक दूसरे की केयर करें, हम एक दूसरे से प्यार करें, ठीक है। वो चाहे कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का हो, ब्रदर सिस्टर का हो, फ्रेंड्स का हो, आपस में कोई भी रिलेशन हो, हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ लव मैटर करता है, ना कि वर्ल्डली थिंग्स। तो बेसिक थीम इसका ये आ जाएगा, ठीक है। थीम डिस्कस मैंने आपको कर दिया, करेक्टर्स के बारे में आपको बता दिया। आप स्टोरी की तरफ चलते हैं, यानी कि उसकी समरी की तरफ। अब क्या होता है कि जो डेला है वो पुअर गर्ल है, यानी कि उनकी पुअर कंडीशन दिखाई है इस पूरे जो स्टोरी है इसमें। जो उसकी लाइफ है कि वो किस तरह से पुअर है, यानी कि उसके घर की डिस्क्रिप्शन तक बता दी है कि उसके घर में ये हालात हैं कि उसके पास एक गंदा सा मिरर है जिसमें वो अपने आप को देख भी नहीं सकती है। उसके पास इतना पुराना फर्नीचर है कि वो उस पर बैठेगी तो वो ये सोचेगी कि मैं कितनी गरीब हूँ, ठीक है। यानी कि उसकी पुअरनेस को दिखाया है कि वो किस हद तक जो है ना वो पुअर है, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन हमें घर की मिल जाती है, जिसमें हमें मिरर मिल जाता है, फर्नीचर दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में हमें बताया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि हमें जेम्स का बताया जाता है कि जेम्स जो है वो सिर्फ $20 ही कमाता है वीकली, जो बहुत ज़्यादा कम है अमाउंट, ठीक है, उनके लिए, उनके रहने के लिए, उनके अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। अब डेला जो है वो बेसिकली इस स्टोरी में क्रिसमस का वेट कर रही है, और वो बेसिकली अपने मिस्टर जेम्स को, यानी कि जिम को, अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाह रही है। अब क्रिसमस पे जिस तरह से आपको सबको पता है कि क्रिसमस पे गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इसी तरह से डेला भी जो है वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती है, और वो क्रिसमस का वेट कर रही हमें दिखाई देती है। अब क्रिसमस पे वो एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाह रही है उसको, लेकिन इसके पास इतनी इनफ अमाउंट नहीं है कि वो गिफ्ट को ख़रीद सके, ठीक है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब डेला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, और जो क्रिसमस का डे है वो आने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रही है, वो सैड है, वो क्राई है, वो मतलब उसकी इतनी पुअर्टी दिखाई गई है कि उसके पास पैसे नहीं हैं ख़रीदने के लिए। उसका घर की डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है कि किस तरह से वो किस हाल में रह रहे हैं, ठीक है। अब वो विंडो के पास जाती है, विंडो के पास जाके वो मिरर में देखती है, अपने बाल देखती है। स्टोरी में दिखाया जाता है कि डेला के पास एक वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है, और मिस्टर जेम्स के पास भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है जिसकी वजह से उनको अपने आप पे प्राउड होता है। उस मतलब कि उनके पास एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के बाकी लोग जेलस हो सकते हैं उनसे, या होते हैं, ठीक है। तो डेला जो है वो विंडो के पास जाती है, वो क्योंकि परेशान है कि उसने गिफ्ट बाय करना है,
विंडो के पास जाती है और विंडो का जो मिरर है उसमें अपना जो है ना रिफ्लेक्शन देखती है, अपने आप को देखती हुई दिखाई देती है स्टोरी में। अब जब वो अपने आप को देखती है, अपने बालों को देखती है, अपने बाल खोलती है, ठीक है, वो कहती है कि मेरे बाल कितने खूबसूरत हैं। अब जो मैंने जो चीज़ आपको बताई थी कि वैल्यूएबल चीज़ है उन दोनों के पास एक, तो डेला के पास उसके बाल वैल्यूएबल हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं उसके बाल देख के उससे इम्प्रेस होते हैं या खूबसूरत लगते हैं लोगों को, तो वो जेलस होते हैं डेला से, ठीक है। अब वो बालों को जब देखती है तो उसके माइंड में एक जो है ना वो आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने बाल कटवा दे। फिर वो क्या करती है कि वो जाती है सैलून में अपने बाल कटवाने के लिए, ठीक है। उसको उसके बाल खूबसूरत लगते हैं, वो ये तो सोच लेती है कि खूबसूरत हैं, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती कि उसका जो हस्बैंड है वो क्या रिएक्शन देगा बाद में, ठीक है। फिर उसकी क्या करती है, बाल कटवाने के लिए सैलून में जाती है, ठीक है, मैडम सफरोनी के पास। अब हर शॉर्ट स्टोरी या हर स्टोरी में आपको मेन कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं और माइनर कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं। तो मैडम सोफ्रोनी जो हैं वो हमारे पास माइनर कैरेक्टर में आ जाती हैं। वो जब बाल कटवाने के लिए जाती है तो वो उनसे कहती है कि क्या आप मुझे मेरे बालों की कीमत, यानी कि मैं अपने बाल अगर सेल कर दूं आपको, तो आप मुझे कितनी अमाउंट देंगी मेरे बालों की, ठीक है। क्योंकि उसके बाल उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो क्या पूछती है, ये सवाल पूछती है, तो मैडम सफ़रोनी जो है वो उसे एक अमाउंट बताती हैं कि मैं तुम्हें अब तुम्हारे बालों की सेल करने की, अगर तुम मुझे सेल करो तो मैं ये अमाउंट तुम्हें दूंगी, जिसकी वजह से डेला जो है वो एग्री कर लेती है, अपने बाल कटवा देती है, ठीक है। अपने बाल कटवा के वो मार्केट में जो है ना वो शॉपिंग के लिए निकलती है, क्योंकि उसको गिफ्ट बाय करना होता है, उसको पैसे मिल गए होते हैं बाल कटवाने से, ठीक है। वो अब अपना गिफ्ट ढूंढ रही होती है, उसको बहुत सारा ढूंढने के बाद जो है ना वो डिसाइड कर लेती है कि वो मिस्टर जेम के लिए जो है ना अपने जेम्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए प्लेटिनम चेन लेगी, ठीक है। अब प्लेटिनम चेन लेगी और वो उसको गिफ्ट करेगी, ताकि जो उसकी वॉच है, मिस्टर जेम्स के पास जो वॉच है वो उसको और ज़्यादा उसकी खूबसूरती को इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। अब बेसिकली जो जिम की वॉच है वो बहुत वैल्यूएबल है, जिस तरह से डेला के बाल थे इसी तरह से जेम्स की जिम वॉच जो है वो वैल्यूएबल है, क्योंकि वो एक आपने देखा होगा कि हर जो ग्रैंडफादर है उसके पास वो वॉच होती है, फिर उसके फादर के पास, फिर उसके पास वो वॉच आती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि आज के टाइम पीरियड में भी आपने देखा होगा कि हमारी जो माएँ थी उनकी आगे से जो मदर्स थी वो जो चीज़ यूज़ कर रही होती हैं या जो उनकी कल्चर में होता था वो आज के टाइम पीरियड में भी, हमारे टाइम पीरियड में भी उसको ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये बात है कि जेम्स की जो वॉच थी वो वैल्यूएबल थी, पहले उसके ग्रैंडफादर के पास थी, फिर उसके फादर के पास आई, फिर उसके फादर ने उसको दी। तो वो उसकी जो वॉच थी वो उसके लिए वैल्यूएबल थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। अब डेला ने उसके लिए डिसाइड किया कि वो प्लेटिनम चेन लेगी, जो उसकी वॉच को और भी ज़्यादा उसकी ब्यूटी को इंक्रीज़ करेगी, उसकी इन्हांस करेगी। अब दूसरी तरफ जो हस्बैंड था उसका, मिस्टर जेम्स, वो भी उसके लिए जो है ना एक गिफ्ट बाय कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि क्रिसमस पे वो भी उसको गिफ्ट देना चाहता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूरी स्टोरी अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग इनके पीछे भाग रहे हैं। अगर आप एक दूसरे को प्यार दो, इम्पोर्टेंस दो, लव दो, केयर दो, आपका फिर भी आप जो हो वो सरवाइव कर सकते हो लाइफ में। लेकिन हम इन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं और हमें जो है ना वो एक तरह का हमें जो है ना वो पछताना भी पड़ रहा होता है, ठीक है। तो अब दूसरी तरफ हमें क्या नज़र आता है कि वो जब घर जाती है अपने गिफ्ट को लेकर, ठीक है, और वो घर जाके जब वो करा लेती है अपने बाल को कट, तब वो रियलाइज़ करती है कि उसका हस्बैंड उसको किस तरह से ट्रीट करेगा, क्या वो उससे प्यार करेगा या नहीं करेगा, वो उस तरह का बिहेव, एटीट्यूड उसका चेंज तो नहीं हो जाएगा उसको देख के, क्योंकि उसमें उसकी खूबसूरती उसके बालों से थी, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को तब जाके रियलाइज़ कर रही है और तब जाके जो है ना वो ये सारी चीज़ें सोच रही है। जब जिम घर में एंटर होता है तो हमें दिखाई देता है कि जिम जो है वो सबसे पहले डेला को ही देखता है और उसके बालों को ही देखता है, ठीक है। उसके बाद जो डेला है वो अपने हस्बैंड को बताना शुरू हो जाती है कि इस तरह से मैंने तुम्हें क्रिसमस का गिफ्ट देना था और मैं जो हूँ इसी वजह से, इस पर्पज़ के लिए जो है ना मैंने अपने बाल कटवा दिए ताकि मेरे पास अमाउंट आ सके और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट बाय कर सकूँ।
क्योंकि वो मतलब इतनी ज़्यादा परेशान और इतनी ज़्यादा वेरिड हो रही होती है कि उसका हस्बैंड उसको किस तरह से ट्रीट करेगा, ठीक है। तो उसका हस्बैंड उसको ये सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे से इस तरह से ही प्यार करता हूँ जिस तरह से मैं पहले करता था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए बाय किया है वो तुम्हारे लिए अब बेफजूल है, यानी कि उसका मतलब ये वो यूज़लेस है, वो मीनिंगलेस है, ठीक है, क्योंकि वो कोई तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। वो गिफ्ट बेसिकली लाया होता है डेला के लिए कॉम्ब, ठीक है, कॉम्ब लाया होता है वो। तो वो बहुत ब्यूटीफुल और एंटीक टाइप की कॉम्ब होती है जो वो डेला अपनी वाइफ के लिए लाया होता है। अब जब वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी, और जब वो मिस्टर जेम्स को जिम को गिफ्ट दिखाती है अपना, तो उसको पता चलता है कि जिम ने भी अपनी जो वॉच थी, जो वैल्यूएबल थिंग थी, वो बेच दी है, यानी कि सेल कर दी है गिफ्ट लेने के लिए। तो जो दोनों ने गिफ्ट बाय किया वो एक तरह का यूज़लेस है, मीनिंगलेस है, क्योंकि ना तो जिम के पास वॉच है और ना ही डेला के पास हेयर्स हैं। डेला उसको यकीन दिलाती है कि मेरे हेयर्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे और फिर मैं ये कॉम्ब जो है वो यूज़ कर सकूँगी। इसी तरह से जिम भी है जो वो भी उसको सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं भी जब वॉच ख़रीद लूँगा तो मैं इस प्लेटिनम चेन को यूज़ कर सकूँगा। तो इसी तरह से स्टोरी एंड होती हुई हमें दिखाई देती है। तो मेन इसका पर्पज़ यही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया इसका थीम, कि लव इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि वर्ल्डली थिंग्स। आई होप कि ये स्टोरी आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। अब कमेंट्री में आप जब रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से जो बेसिकली पेपर में अटैम्प्ट करनी है। अगर आपको ये स्टोरी लिखने को आ जाती है तो आप किस तरह से अटैम्प्ट करोगे, इसीलिए कमेंट्री में आपने रीड कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आप करोगे कि राइटर, जिस तरह से मैंने आपको स्टोरी बताई है कि राइटर ये बताना चाह रहा है आपको, और आपने एग्जैक्टली समरी नहीं बतानी जिस तरह से आप बचपन में करते थे, स्टार्ट ऐसे हुआ, मिडल ऐसे हुआ, एंड ऐसे हुआ, नहीं। आपने राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है, बीच में राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, बीच में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने डिस्कस करना होता है। यहाँ से आपने कमेंट्री रीड कर लेनी है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। सेकेंड स्टोरी की तरफ आते हैं, द लास्ट लीफ। अब लास्ट लीफ की जो स्टोरी है ये भी शॉर्ट स्टोरी है और ये ओ हेनरी ही ने लिखी है। अब थीम इसका क्या है, हेल्थ है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप है और सेक्रीफाइस है, ठीक है। ये इसके 3 थीम्स हैं। जब आपको स्टोरी डिस्कस करूँगी आपके साथ, आपको थीम्स की खुद ही समझ आ जाएगी किस तरह से हेल्थ की बात हो रही है, किस तरह से फ्रेंडशिप और किस तरह से सेक्रीफाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमें 2 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, 2 फ्रेंड्स दिखाई जाती हैं, एक सू और एक जॉन्सी, ठीक है। अब सू और जॉन्सी जो हैं वो एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं और वो जो हैं वो एक ग्रीनविच विलेज में रहती हैं, ठीक है। दोनों ही आर्टिस्ट हैं और दोनों की ही सेम एम्स हैं, सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के, यानी कि वो दोनों ही एक जैसी थिंकिंग रखती हैं कि हमने अपनी लाइफ में ये अचीवमेंट जो है ना करनी है, ठीक है, ये चीज़ हमने करनी है। तो ग्रीनविच विलेज में वो रहती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है, वो अपने एम्बिशन, अपने एम्स को डिस्कस करती हैं, पेंटिंग करती हैं, दोनों ही पेंटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, दोनों का एक ही पैशन होता है, ठीक है। अब ये दोनों डिसाइड करती हैं कि ये दोनों जो है ना वो मिल के काम करेंगी, यानी कि दोनों की हर चीज़ सेम है, थिंकिंग सेम है, पैशन सेम है, पेंटिंग को पसंद करती हैं, आर्टिस्ट हैं दोनों। तो ये मिल के अपना जो है ना आगे की जो जर्नी है वो मिल के करेंगी स्टार्ट, ठीक है। तो राइटर हमें क्या बता रहा है कि बेसिकली फ्रेंडशिप को हाईलाइट कर किया जा रहा है कि किस तरह से वो एक दूसरे से फ्रेंडशिप करती हैं और किस तरह से एक दूसरे की फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि वो एक स्टूडियो बनाएंगी, वो एक जो है ना जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें वो रहती हैं, और वो उस अपार्टमेंट में एक स्टूडियो जो है वो परचेज़ कर लेती हैं, ठीक है, वो ख़रीद लेती हैं उसको, ताकि वो अपनी पेंटिंग उस स्टूडियो में बना सकें या अपना जो एम्बिशन है, जो पैशन है, उसको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। अब राइटर क्या हमें बताता है फिर कि एक नमूनिया की बीमारी जो है ना वो उनके ग्रीनविच विलेज में आ जाती है, ठीक है। तो राइटर जो है वो अपने टाइम पीरियड का बता रहा है कि उसके टाइम पीरियड में जो है ना वो नमूनिया की बीमारी बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म से स्प्रेड हो रही थी, हर किसी को नमूनिया हो रहा था। इसी तरह से ग्रीनविच विलेज में जो सू और जॉन्सी का विलेज है उसमें भी नमूनिया की बीमारी बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो
देखने को मिलती है। हर पर्सन जो है वो उस बीमारी का शिकार हो रहा होता है और उसका कोई इलाज भी नहीं होता, ठीक है। कोई डॉक्टर जो है वो उसका इलाज नहीं कर पाता, ना उसकी कोई मेडिसिन्स होती हैं प्रॉपर, ठीक है। और ये बीमारी हर किसी पर्सन को हो रही है। अब सू को भी सू को और जॉन्सी, अब सू और जॉन्सी में से जॉन्सी को ये बीमारी जो है ना वो हो जाती है, ठीक है। अब आगे की स्टोरी जो है वो उसकी हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ का थीम जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हेल्थ से रिलेटेड उसका आ जाता है बेसिकली, ठीक है। अब जॉन्सी को वो बीमारी हो गई, डॉक्टर को बुलाती है सू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बीमार होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो यानी कि मरने के करीब होती है। तो डॉक्टर उसको बताता है कि जो सू है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसको कोई डिप्रेशन है और जिसकी वजह से कोई भी मेडिसिन उस पर असर नहीं कर रही है। यानी कि हम उसने डॉक्टर ने ये कहा कि डिप्रेशन की वजह से वो ठीक नहीं हो रही है, लेकिन नमूनिया का कोई भी मेडिसिन उस टाइम पीरियड में नहीं थी जो किसी पर्सन को ठीक कर सके। उसके बाद उसके बचने के चांसेस कम है, डॉक्टर सू को ये सारी चीज़ें जो है ना वो बताता है। उसके बाद जब चला जाता है डॉक्टर, तो जो डॉक्टर उसे ये भी पूछता है कि क्या वो किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व है या फिर कोई इस तरह का रिलेशन है उसका। लेकिन सू उसे बताती है कि उसका जो एम है उसका, वो चाहती थी कि वो बे ऑफ रेपल्स को पेंट करे, उसका ये एम था। तो सू उसको डॉक्टर को बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो बे ऑफ रेपल्स को पेंट करना चाहती थी, ये उसका एम था, इसी वजह से वो डिप्रेस्ड है। डॉक्टर जो है वो समझाता है जॉन्सी को कि तुम्हें अगर बचना है या अपनी लाइफ में रहना है तो तुम इस डिप्रेशन को ख़त्म करो, तभी तुम जो है ना वो ठीक हो सकोगी। अब जब डॉक्टर चला जाता है तो सू जो है वो उसकी केयर करती है, उसके साथ बातें करती है, उसके सामने बैठ के पेंटिंग करती है, ताकि उसका जो ध्यान है वो उसकी तरफ हो सके और वो अपनी जो डिप्रेशन है, अपनी जो परेशानी है उसको ख़त्म कर सके और वो ठीक हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। जॉन्सी जो है वो अपनी ही चीज़ों के बारे में सोच रही होती है और सू ये नोट करती है कि जॉन्सी जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। जब सू उससे पूछती है कि तुम बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही हो, तो वो बताती है कि ये जो विंडो के बाहर लीव्स के दिखाती है कि ये लीव्स जो हैं वो रोज़ या थोड़े टाइम बाद जो लीव्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और जब ये लास्ट लीव ख़त्म मतलब कि गिरेगा तो मेरी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हमें दिखाता है राइटर कि आहिस्ता आहिस्ता वो लीव्स जो हैं वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब वो उन्हीं विंडो से बाहर लीव्स को ही देख रही है, ठीक है। और ये चीज़ सू को और ज़्यादा परेशान कर रही है कि ऐसी क्यों हो रही है जॉन्सी, और ये चीज़ और ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही है जॉन्सी को, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि सू जो है वो ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो अपने जो एक पर्सन है जिसका नाम यहाँ पे माइनर करेक्टर है, मिस्टर बरहमन, मिस्टर बरहमन से मिलती है जो पेंटर हैं। अब वो भी पेंटर हैं, वो उनसे मिलने के लिए जाती है और उनको बताती है कि इस तरह जॉन्सी ने उसको कहा है उन लीव्स के बारे में, ठीक है। तो मिस्टर बरहमन जो हैं वो बेसिकली पेंटर हैं और वो चाहते हैं कि वो, उनका एम ये है कि वो अपनी लाइफ में मास्टरपीस बनाएं, ठीक है। तो वो मास्टरपीस बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे काम अभी शुरू नहीं किया है, ठीक है। यानी कि वो, उनकी अभी थिंकिंग ही है, उन्होंने इन प्रोग्रेस अभी नहीं किया कुछ भी। अब सब कुछ वो बताती है सू जो है वो बरहमन को, मिस्टर बरहमन को, ठीक है। अब बरहमन को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। उसी रात में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाता है। जॉन्सी जो है वो सू को बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने की वजह से उसको कहती है कि तुम ये विंडो जो है ना वो खोल दो ताकि मैं उन लीव्स को देख सकूं, ठीक है। उन कर्टन्स को पीछे कर दो ताकि मैं उन लीव्स को देख सकूं कि कौन सा जो लीव है वो रह गया है या ख़त्म हो गए हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी लाइफ भी एंड होने वाली है या नहीं, ठीक है। अब जब वो देखती है कि एक जो लीव है वो नहीं गिरा, ठीक है, वो यही देखती, फिर जॉन्सी जो है वो उस लीफ के गिरने का वेट करती है, मिरर को देखती है, लीव्स को देखती है, यानी कि वो वेट कर रही है कि कब ये लीफ गिरे तो मुझे समझ आए कि मेरी भी डेथ होनी है, क्योंकि उसका ये मानना होता है, वो इस चीज़ पे बिलीव रख रही होती है कि जब ये लीफ गिरेगा तो मेरी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को बता देना है, ठीक है। उसके बाद जो गार्ड है, जो केयर टेकर है उस पूरी बिल्डिंग का, वो सू को बताता है कि मिस्टर बिरहमन जो हैं
उनकी हेल्थ ठीक नहीं है और वो जो है वो उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। बैड न्यूज़ यानी कि देता है। उसके बाद डॉक्टर जो है दूसरी साइड पे जॉन्सी के बारे में बताता है कि जॉन्सी जो है वो अब बिल्कुल ठीक हो रही है, ठीक है। वो जो है ना उसकी मेडिसिन जो हैं वो उस पर असर कर रही हैं और वो अब ठीक होने की तरफ आ रही है। अब उसके मरने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरी तरफ सू को ये न्यूज़ मिलती है कि डॉक्टर बरहमन जो है उनकी डेथ हो गई है। तो जो केयर टेकर है, जो गार्ड है, वो बताता है कि बरहमन जो है वो उस तूफ़ान में बाहर गए थे पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि उनके रूम से पेंटिंग का सामान मिलता है, ठीक है। उनके कपड़े जो हैं उन पे पेंट लगा होता है, जिसकी वजह से वो ये जो है ना उनको पता चलता है कि वो पेंटिंग करने के लिए तूफ़ान में गए थे, जिसकी वजह से उनको नमूनिया हो चुका है, नमूनिया हो जाता है और वो बीमार हो जाते हैं और वो फिर 2-3 दिन बाद मर जाते हैं उस नमूनिया की बीमारी से, क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं है, उसको ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरी तरफ आप जॉन्सी जो है वो ठीक हो रही है, बेटर हेल्थ हो रही है और मिस्टर जो हैं बरहमन उनकी डेथ हो जाती है। अब जो है ना वो सू, वो उसको आके बताती है जॉन्सी को कि मुझे तुमसे एक बैड न्यूज़ शेयर करनी है, और वो उसको बैड न्यूज़ के बारे में बताती है और वो उसे उस लीव के बारे में बताती है कि विंडो से बाहर उस लीव को दिखाती है कि तुम उस लीव को देखो कि वो इतना तूफ़ान आया, इतनी सारी मतलब दिन से रात हो गया लेकिन वो ना हिल रहा है ना वो गिर रहा है। जिस तरह से पहले लीव्स गिरे हैं वो लीव नहीं गिर रहा, ठीक है। वो स्टिल वहीं का वहीं है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा, ना वो हिल रहा है ना वो गिर रहा है, ठीक है। तो वो उसको ये रियलाइज़ कराती है कि मिस्टर बरहमन ने ये लीव तुम्हारे लिए बनाया था ताकि तुम्हें ये लग सके कि ये लीव वहीं का वहीं है, ठीक है। जिस तरह से उसका थिंकिंग थी कि जब लीव ख़त्म होंगे तो मेरी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो मिस्टर बरहमन ने अपनी लाइफ की सोचने के बगैर, यानी कि अपनी लाइफ की उन्होंने ये जो है वो केयर नहीं की और वो तूफ़ान में जाके उन्होंने लीव बना दिया कि सारे लीव अगर ख़त्म हो गए तो जॉन्सी की जो ज़िंदा रहने की जो है ना थिंकिंग, वो ख़त्म हो जाएगी, वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी और वो मर सकती है। इसीलिए मिस्टर बरहमन ने वो एक पेंटिंग बना दी लीव की, ताकि वो ऐसा लगे कि वो लीव है, लेकिन वो लीव नहीं होता, वो पेंटिंग होती है बेसिकली, ठीक है, जो मिस्टर बरहमन तूफ़ान में बना कर गए थे और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो इस पोएम या फिर सॉरी इस स्टोरी का जो थीम था वो हमारा फ्रेंडशिप था, ठीक है। फ्रेंडशिप होती है सू और जॉन्सी की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी हेल्थ का, उसको नमूनिया हो जाता है जॉन्सी को, और वो जो है उसकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा ऑपोजिट हो जाती है कि लीव्स अगर ख़त्म होंगे तो मेरी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें सेक्रीफाइस दिखाया जाता है, मिस्टर बरहमन अपनी लाइफ की केयर किए बगैर, अपनी लाइफ के बारे में सोचे बगैर वो जो हैं वो तूफ़ान में, बारिश में बाहर चले जाते हैं और उनको नमूनिया हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सेक्रीफाइस था मिस्टर बरहमन का, ठीक है, कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने आप को किसी के लिए। और बेसिकली ये जो उनकी पेंटिंग थी वो बेसिकली मास्टरपीस था। वो जो चाहते थे अपनी लाइफ में मास्टरपीस बनाना, वो मास्टरपीस बनाया उन्होंने और उनकी डेथ हो गई। तो बेसिकली हमें ऑटम सीज़न का दिखाया जाता है कि ऑटम सीज़न में लीव्स जो हैं वो गिरते हैं, बारिशें होती हैं और तूफ़ान आता है। इन सारी चीज़ों का हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑटम सीज़न हमें जो है ना वो उसकी इमेजिनेशन दिखाती है। एंड में हमें रियलाइजेशन का थीम भी मिलता है। जॉन्सी को ये रियलाइज़ होता है कि उसने किस तरह से ओवर थिंकिंग की और वो उसकी थिंकिंग किस कदर गलत थी, ठीक है। एक चीज़ को लेके वो किस तरह से अपने आप को उसने डिप्रेस्ड किया हुआ था। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन भी हमें देखने को इस स्टोरी में मिलती है। आप लोगों ने स्टोरी जो है उसका राइटर देख लेना है, उसकी बायोग्राफ़ी देख लेनी है। जिस तरह से मैंने आपको कहा, अगर आपको यहाँ से पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो आप गूगल कर लो, या अपनी मर्ज़ी से लाइंस जो है ना वो चूज़ करके नोट्स बना लो। स्टोरी आपने देख लेनी है, उसकी समरी क्या है, थीम्स कौन-कौन से हैं, कैरेक्टर्स कौन से हैं, सेटिंग कौन-सी है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी शॉर्ट स्टोरी के कंपोनेंट्स, वो आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सारे लेसन नंबर 3 तक आपको तीनों लेसन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो आपके लेसन के नीचे एक्टिविटीज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना कंसेप्ट क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।